तो मुझे लगता है कि देखो, चर्चा की बजाय हम, देखो मैं आपको ये बताऊं, देखो यदि कॉस्मिक डिजाइन है और कॉस्मोस की इच्छा शक्ति के कारण मैथिली शरण गुप्त इसमें लगे हुए हैं, तो कॉस्मोस जो है ना ऐसे एन नंबर ऑफ मैथिली शरण गुप्त को पैरेलल में पैदा कर रही होगी, और कॉस्मोस इस कार्रवाइयों को कई वर्षों से कर रही होगी, क्योंकि कॉस्मोस ने तो बहुत पहले डिसाइड किया होगा ना कि 2021-22 में ये करना है मुझे, राइट? वो तो सर देखिए, जो हमारी नियति है वो तो प्री डिसाइडेड है, हमें भी नहीं पता अगले पल क्या होना है। हम नहीं, लेकिन उस नियति ने तो अपनी पूरी तैयारी करके रखी होगी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसीलिए हमसे करवा रहे हैं वो ऐसे। तो हमें तो सिंपल इतना करना है कि नियत में जिन जिन को से ऑलरेडी 25-30 साल जो है उनका जीवन जो है एक अपने आप में सिद्ध योगी जैसा हो गया है, वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके CFB के प्रोटोकॉल में पेश करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के तौर पर नीचे परोस दो। और अभी जो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो नेचर के विरुद्ध हो, चाहे वो आपके इकोसिस्टम में हो, वो अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ना तो हर्षद मेहता पैदा होंगे जो कि चीजों को मैनेज, आप बताइए ना, परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडस्ट्री, व्हाई इट शुड नॉट बी प्रोपोर्शनेटली सीन इन द शेयर प्राइस? ये शेयर प्राइसेस हाइपोथेटिकली मैनिपुलेट कौन कर रहा है? ये बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर जो सिर्फ यही धंधा कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, इससे निकालो, इससे करो, इससे करो, दे आर मिंटिंग मनी। मैं एक जो एक्साइज के कोई कमिश्नर रिटायर्ड थे, इसी कारणवश उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में, काफी पुरानी बात है। तो मैंने जब उनसे बात की तो वो कह रहे यार मैंने तो, उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया था। हाँ। मतलब पहले से ही। तो वो मतलब गालियां दे रहे हैं अपनी पोस्ट को, कह रहे हैं यार मुझे नॉलेज सारी है ही, और सरकार क्या दे देगी, 4 सलूट ही तो मारते हैं 4 लोग, कितने 1-2 लाख तनख्वाह दे देगी। आज मैं एक डील करता हूँ और 4-6 करोड़ रुपए ले लेता हूँ। मतलब वो प्रोजेक्ट की सरकार से डील कराते हैं। उन्होंने एक बार भी, मतलब वो एक बड़ी अजीब सी बात है, उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि ये जो तुम डील कर पा रहे हो, ये डील इसीलिए कर पा रहे हो ना कि IAS की पोस्ट पे आप बैठे थे। करेक्ट भाई, अगर आप वहां पे नहीं होते ना तो आपको ज्ञान देने वाला होता आदमी। मुझे खुद बता रहे शान से, मुझे सब नॉलेज है, सारे कंपनियां आके मुझे ही डेमोन्स्ट्रेट करती थी, तो मुझे हर टेक्नोलॉजी का पता है, और मुझे ये भी पता है कहाँ चलना है, तो मैं प्रोजेक्टों में उनकी डील करा देता हूँ। वहाँ सैकड़ों करोड़ का होता है तो 8-10 करोड़ तो यूं ही आ जाते हैं चुपचाप। मैं 8-10 करोड़ कितने साल में कराऊंगा नौकरी में। तो ये जो सोच है ना, ये वो इंसान ये नहीं कह रहा कि वो पोजीशन इम्पोर्टेंट थी जिसके कारण तुझे 8-10 करोड़ मिल रहे हैं। नहीं, अब सवाल पोजीशन का नहीं है पार्टनर, सवाल इस बात का है कि हाउ टू टेक द ट्रेजेक्टरी टू द हायर लेवल। अभी का सिस्टम हर किसी को गरीब रखना चाहता है, और उसमें अकेली सरकार सम्मिलित नहीं, अकेले नेता सम्मिलित नहीं, हम और आप भी सम्मिलित हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अभी गरीब रहेगा तो नहीं। आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, ये अंग्रेजी व्यवस्था है, भारतीय है ही नहीं। तो ये तो प्लान इसलिए की गई है कि एक आम आदमी भूखा नंगा रहे। अरे भाई, आप ये बताइए कि ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि जनगण मंगल अधिनायक जय हो, ये जो है जॉर्ज पंचम की जय है। किसी राजा की जय को आपका राष्ट्रगान कैसे हो सकता है? और ये नेहरू जी ने दुष्टता से सम्मिलित करा दिया। ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है क्या? सर, इससे भी बड़ी पराकाष्ठा बताता हूँ। जिस रात में इसको आजाद किया गया, पहली बात तो रात के 12 बजे कोई सेंस नहीं थी। रात के 12 बजे देश की आजादी घोषित करके नेहरू जी एक स्पीच देते हैं, और वो स्पीच अंग्रेजी में देते हैं। भारत को कह रहे हैं आजाद किया, और स्पीच दे रहे हैं अंग्रेजी में, और उनके सामने दे रहे हैं जो अंग्रेजी जानते नहीं है, और वो ताली पीट रहे हैं कि नहीं, नेहरू जी बोल रहे हैं ताली बजाओ। तो ये तो कोई मॉनिटर खड़ा होगा जो कह रहा होगा ताली, हाँ ताली बजाओ। ये तो न्यूज इतनी खतरनाक रखी गई है कि नहीं, ये दुष्टता है यार। देखिए,
आपका जो है आपका 1935 का एक्ट ही आपका संविधान है, 80% क्लॉज उसी से आए हुए हैं। हाँ, आप ये देखिए कि आपके दो जो है एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की व्यवस्था है, और एंग्लो इंडियन का मतलब है कि ऐसे अंग्रेजों से जो अवैध सत्ताने हो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। तो उनको जो है ना हमारे पार्लियामेंट में उनको प्रतिनिधित्व क्यों, किस कारण से और किस इंटरेस्ट को साधने के लिए होना चाहिए? मतलब अंग्रेज अपना हित तो साधते ही रहे, अपनी अवैध संतानों का हित साधने का प्रावधान भी आज आर्टिकल 333 में है, जो आज आपके संविधान का हिस्सा है। आपके दो एंग्लो इंडियन क्यों मेंबर जो है ना हमारी पार्लियामेंट में होना चाहिए? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए? इस तरह की चीजें हैं जो मतलब आदमी एक सड़क चलता एक नासमझ आदमी सुनेगा तो उसका खून खोल जाएगा, लेकिन ऐसा आप ये बताइए ना, आर्टिकल जो है जो रूल 35A संविधान का हिस्सा बिना पार्लियामेंट में आए 1954 में कैसे हुआ? अजीब सी बात है, और उसके लिए लड़ाई भी हो रही है। और आप ये देखिए नहीं, और उधर दूसरी तरफ सालन की दुष्टता देखिए, उन्होंने जानते इसको कब से लागू किया? 1944 से लागू किया। मतलब जब साले तुम स्वतंत्र नहीं हुए थे उस समय से वो रूल कैसे लागू हो सकता है? और जानते हो क्यों 44 से लागू हुआ? क्योंकि उस दौरान जो है ना बहुत सारे हिंदू वहां से भगाए गए, उनमें से कुछ कश्मीर में भी पहुंचे थे, तो उन्हें जो है ना नागरिकता ना मिले, इसलिए 44 से लागू किया गया। जबकि एग्रीमेंट कश्मीर के साथ हुआ 48 में। नहीं तो फिर नहीं, अब ये है कि पूछेगा कौन? ये तो संविधान में आ गया पीछे के गेट से। नहीं, बिल्कुल जब इन्होंने इसको जब नेहरू चाहते थे कि 35A संविधान में आ जाए, तो इन्होंने एक चिट्ठी के साथ भेजा कि साहब ये नियम है। वो नियम किसने बनाया? पार्लियामेंट में तो पास नहीं हुआ, पार्लियामेंट ने तो कोई रिकमेंडेशन नहीं की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं की गई। तो जब चर्चा ही नहीं हुई उस पर कहीं पार्लियामेंट में, तो ये बनाया किसने है? Whose brainchild was this? Who drafted it? वो तो हटा, अभी भी आर्टिकल जो 30 है उसमें अभी भी इतनी खतरनाक चीज है कि केवल मतलब सरकारी व्यवस्था से आप मुस्लिम अपनी एजुकेशन को माइनॉरिटी तो दे सकते हैं और मेजोरिटी नहीं दे सकते। इसका कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। संभाव होना चाहिए आपके मन में। मतलब इलॉजिकल चीज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब ये इनकी तो राजनीति ये जो है इलॉजिकल व्यक्तियों की हठ धर्मता के कारण है। हाँ, अब ये कोशिश कर रहे हैं तो इनकी टांग खींचने के लिए कभी ये आंदोलन और वो जीना, और पब्लिक साथ दे देती है। अजीब सी लोग हैं। मैं तो हैरान हूँ जब नहीं पब्लिक जानती ही नहीं है, और ये जो है ना उसको इशू में कन्वर्ट कर देंगे। वो जो है ना हिंदुस्तान जो है ना खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, इस तरीके के स्लोगन और हम वाले नालायक है। अम्बेडकर खतरे में, सबसे खतरनाक है अम्बेडकर खतरे में। अम्बेडकर का संविधान खतरे में। अम्बेडकर तो वॉकड आउट किए थे 370 को जब लाने की कोशिश कर रहे थे, ही वॉकड आउट। वो देखिए जो चीज अम्बेडकर जिन चीजों के अगेंस्ट था, आज वही लोग उसको यूज उसके उल्टा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बेवकूफों को तो पता नहीं ना, उनको तो वही हाल है कि नहीं साथियों अब तुम्हें खड़े हो जाना है, तो कह रहे कि सारे खड़े हो गए। ये मोरारजी जैसे एक स्पीच में हुआ था जब उन्होंने कहा, एक बैकवर्ड रैली की थी, तो उन्होंने कहा था भाइयों वक्त आ गया है, अब हम सबको अपने पैरों पे खड़े होना है। तो जितने लोग भी बैठे थे वहाँ वो सारे खड़े हो, साहब जी कह रहे हैं कि हमें खड़े होना है अपने पैरों पे, सब खड़े हो जाओ। तो सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए।